सुप्रभातम। से लाउड, सुप्रभातम। हाँ, तो अभी हम 1 मिनट नीरवता अवलंबन करेंगे, ठीक है। मैं इसीलिए ये वर्ड्स यूज कर रहा हूं कि संस्कृताइज्ड हिंदी है, ठीक है, तो ताकि संस्कृत के वर्ड के साथ साथ आपका थोड़ा सा संबंध बने। तो वी विल मेंटेन 1 मिनट साइलेंस। जब हम 1 मिनट साइलेंस करते हैं, जैसे यहाँ पे कराया जाता है और हमारे स्कूल में हर क्लास के प्रारंभ से कराया जाता है, what do you do during this 1 minute silence? You just have to close your eyes and then sit and then count when 1 minute is going to over. What's to be done to make it more impactful, more effective? How many times do you breathe in a minute? काउंट करके देख सकते हो। द फ्लक्चुएशन इज बिटवीन 15 to 18, 15 to 18 मैक्सिमम, ठीक है। और जितना हमारा, और एक कछुआ कितने बार सांस लेता है? कछुआ, you know the story of tortoise and the rabbit, na? But one of the important lessons from here, that a kachua breathes only 3 times a minute, so lives longer, 500 700 years. And a rabbit breathes more than 30 times and lives a very short life, maximum 5 to 8 years or maximum 10 years, ठीक है। तो जितना हमारा ब्रीदिंग स्लो है उतना हमारा लाइफ लॉन्ग है। So there is a saying that the Chinese people, it's a Chinese proverb which says that in ancient times people used to breathe till the toe. So your breath has to be so long that it reaches your toe. Yeah. So during this 1 minute silence, we just observe our breath and count 18 times. Breathing in and breathing out 18 times, your 1 minute time is over. But observe your breath. The moment you start observing your breath, lot of your emotional, mental, psychological, sensational, your nervous सिस्टम में जो कुछ भी डिस्टर्बेंसेस है वो सब इनगैदर्ड हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है। एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स के लिए मैं करा रहा था ये 1 minute साइलेंस। सो आफ्टर दैट आई आस्क्ड, एंड दे वर वेरी यंग पीपल, फ्रेशली दे हैव जॉइंड। तो one person had a very interesting observation. He said, you know, like one thing I learned for the first time in my life, that I learned today how long is 1 minute. Because हम घंटों बिता देते हैं गसिपिंग करके, टाइम पता ही नहीं चलता है। But to sit in silence for 1 minute is the most difficult task. And you can make it more interesting by observing your breath. We are not observing that. We are not aware that we are breathing. किसको पूछो तो सांस ले रहे हो, वो हाथ लगा के देखेगा और बोलेगा हाँ चल तो रहा है ना। यही हालत है हम सबका, ठीक है। वी विल क्लोज आवर आईज and then observe our breath for 1 minute, right? So our time starts now. ओ, ठीक है। आज हम बात करेंगे संस्कृत, द वंडर दैट इज संस्कृत। तो संस्कृत पढ़ते हो तुम लोग? थोड़ा बहुत पढ़ते हो? अच्छा लगता है या डिफिकल्ट लगता है? डिफिकल्ट लगता है। और मन नहीं होता है संस्कृत पढ़ने का? मन होता है या मन नहीं होता है?
मन नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है मन? क्योंकि आती नहीं है, ठीक है। मान लो कि हमारे स्कूल में संस्कृत नहीं है, पर हम संस्कृत लाना चाहते हैं। संस्कृत लाना स्कूल में चाहोगे आप लोग या नहीं चाहोगे? नहीं चाहोगे। क्यों नहीं चाहोगे? क्यों नहीं चाहोगे? अभी अभी लगता है कि हमारे ऊपर थोपा गया है, लगता है ना? और पेरेंट्स ऑल्सो फील द सेम। पेरेंट्स डू नॉट फील द सेम, यू ऑल फील द सेम, नहीं? कितने लोगों को लगता है कि यह हमारे ऊपर थोपा गया है और हमें वास्तव में नहीं चाहिए? ठीक है, फ्रीली रेज योर हैंड्स इफ यू डोंट वांट संस्कृत, ठीक है, ओके। और आपको क्यों लगता है कि संस्कृत नहीं होना चाहिए, आवश्यक नहीं है? यू डोंट नीड संस्कृत, व्हाई डू यू फील दैट? उसमें बहुत सारे विसर्ग होते हैं, मात्रा होते हैं, समझ ही नहीं आती। समझ नहीं आती है इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो हम तो खुद को भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर हम संसार में रहे ना रहे। बहुत सारी चीजें हमको समझ में नहीं आता है, बट दैट शुड नॉट बी द रीजन दैट वी शुडंट हैव। तो कोई पूछे तो संस्कृत समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आप खुद को समझ पा रहे हो क्या? नहीं पा रहे हो ना, तो फिर छोड़ दो, एग्जिट। नहीं है ना? लॉजिक लगाओ, अच्छे से लॉजिक लगाओ। यू शुड हैव ए गुड क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी कि मुझे अगर नहीं चाहिए तो ये कारण है नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो ये कारण है नहीं चाहिए। बायस्ड मत हो, एकदम अपना जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है उसके माध्यम से आप प्रूव करो कि ये कारण है मुझे नहीं चाहिए, और जो चाहते भी है अभी अपना कारण लगाए कि ये कारण है ये होना चाहिए। तब जाके और मेंटल डेवलपमेंट जो है ना, जो इसमें रिट्रीट में बहुत सारी बातें होंगी कि कैसे माइंड का डेवलपमेंट करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे बढ़ेगा, बताओ। क्योंकि ये देव भाषा है और हमें इसे मतलब करना चाहिए, ये हमें आगे बढ़ाएंगे। ठीक है सर, ये हमारे कल्चर को आगे बढ़ाता है और ऊपर से जितनी भी सारी लैंग्वेज है वो सारी संस्कृत से ही निकली हैं। अच्छा, ठीक है। अंग्रेजी आपको अच्छा लगता है? अंग्रेजी भी अच्छा लगता है? अंग्रेजी भी नहीं चाहिए? चाहिए? चाहिए ही नहीं? चाहिए नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? संस्कृत इसलिए मेरे को अच्छी नहीं लगती और ये आगे नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि इसका आगे जाके कोई यूज़ ही नहीं होता। यूज नहीं होता। और इंग्लिश में ऐसा होता है कि मोस्टली जगह पे वही यूज़ होती है। ये दिमाग में हमारा बैठा हुआ है कि ये आगे को कोई यूज नहीं है, हमारे जीवन में उसका कोई भूमिका ही नहीं है ना? बड़े होके भूल जाएंगे, ठीक है, बड़े जो के भूल जाएंगे, ये हमारे जीवन में कोई उसका लेना देना नहीं है, आगे चलकर नौकरी करना है तो उसमें में भी काम में नहीं आएगा, और यूजलेस है लैंग्वेज, है ना? तो आज ये यूजलेस लैंग्वेज के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, हमेशा यूजफुल चीजों के बारे में क्यों बात करें, कभी कभी यूजलेस चीजों के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी कचरा उठा के भी फेंकना पड़ता है, ठीक है, तो आज वो काम करेंगे, हम यूजलेस लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। जिस लैंग्वेज को आप यूजलेस मानते हो तो वो लैंग्वेज का ये स्वरूप है। आप लोग अंग्रेजी में थोड़ा बहुत अंग्रेजी तो जानते होंगे ना, बोल पाते हो, समझ पाते हो, है ना, सीखा है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हो? हैंड कहते हो। क्यों कहते हो? स्टार्टिंग से वही बोला। क्या ये एक अच्छा लॉजिक है कि हम बोले कि भाई हमको बोला गया है ये हैंड बोलो, हम बोलते हैं? अब बताओ, कोई भी बताओ कि इसको हैंड हम क्यों कहते हैं? सर, ये माना जाता है कि इससे चीजें उठाने के लिए यूज होता है, इसलिए इसको हैंड कहते हैं। तो वो हैंड से ये अर्थ निकलता है क्या? नहीं है ना? तो क्यों बोले हम? हमको कैसे पता चला कि इससे हाथ को हम उठा के चीजें उठाते हैं? हाथ से तो कई काम करते हैं, ठीक है ना, खाना भी खाते हैं, नमस्कार भी करते हैं, ठीक है ना, थप्पड़ भी लगाते हैं, ठीक है ना, पैटिंग, ठीक है, हैंडशेक भी करते हैं। तो हैंड क्यों कहा जाता है? अब अंग्रेजी में कोई भी शब्द ले लो,
मैं नहीं कहता हूं कि अंग्रेजी सीखना जरूरी नहीं है और अंग्रेजी अच्छी नहीं है, वो भी सीखो अच्छी तरीके से, पर एक लॉजिकली जाओ, क्योंकि हम यूजलेसनेस की बात करेंगे अभी, ठीक है। आज एकदम एक यूजलेस लैंग्वेज के बारे में हम बात करेंगे, वंडर तो भूल जाओ, ठीक है। यूजलेसनेस में भी कभी कभी अंग्रेजी में कोई भी शब्द ले लो, जैसे ये कैमरा है, इसको कैमरा क्यों कहेंगे? क्यों कहेंगे? कोई रीजन है क्या? यू इन एनी इंग्लिश क्लास, आपका इंग्लिश टीचर चाहे कहीं से भी पढ़ के आए, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, हार्वर्ड से, कहीं से भी पढ़े, पीएचडी डिलीट कुछ भी कर ले, यू आर नॉट अलाउड बाय योर इंग्लिश टीचर टू आस्क दिस क्वेश्चन व्हाई। जो फ्रीडम आप चाहते हो ना, पहले ही क्लास में फ्रीडम खत्म। यू आर नॉट अलाउड टू आस्क दिस क्वेश्चन व्हाई, क्योंकि उसका कोई आंसर है ही नहीं। हो सकता है कुछ कुछ वर्ड्स में होगा, उसमें डीप एटिमोलॉजी में जाना पड़ेगा, उसका पूरा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, ठीक है। पर मैं आपको बताऊंगा कि संस्कृत में अगर एक वर्ड हम ढूंढते हैं इसके लिए, किसको मालूम है इसको क्या कहते हैं संस्कृत में? हस्त कहते हैं। और क्या कहते हैं? एक ही वर्ड तो नहीं है ना, कर कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं? सरस्वती माँ के एक नाम बताओ। ओके, वीणा। वीणा खाली होती है या वीणा के साथ भी कुछ होता है? वीणा, वीणा पानी, ठीक है, वीणा पानी। क्यों वीणा पानी कहा जाता है? क्योंकि वीणा उनके पानी में है, पानी मतलब हाथ, ठीक है। पानी ग्रहण, विवाह के निमंत्रण पत्र में लिखा जाता है ना, पानी ग्रहण का समय यह है, पानी ग्रहण मतलब हाथ। तो हम कर कहते हैं, हस्त कहते हैं, पानी कहते हैं, इतने सारे शब्द क्यों? फिर कोई बोलेगा यार यही तो डिफिकल्टी है सा, अंग्रेजी में एक ही वर्ड है हाथ। अंग्रेजी में कितने वर्ड है वाटर के लिए? एक ही वर्ड है ना। वो अगर भूल जाओगे तो, जैसे तुम बोलते हो कि आगे चलकर हम भूल जाएंगे, कोई काम में नहीं आएगा, भूलना तो हाइड्रो, ठीक है। हाइड्रो कितने बार यूज करते हो दिन में? घर में, अच्छा घर में जाके बोलते हो कि मामा हाइड्रो दे दो, बोलते हो क्या? घर में जाके या कहीं दुकान में जाके बोलते हो कि मुझे CO2 दे दो, हाँ, या मुझे हाइड्रो दे दो, ठीक है। पता नहीं क्या देगा वो, आप बोल सकते हो, पर क्या मिलेगा पता नहीं, ठीक है। और एक ही वर्ड है, उसको अगर भूल जाओगे तो पैसा मर जाओगे, कोई पानी नहीं देने वाला है कि क्या चाहते हो, वाटर, एक ही वर्ड है। संस्कृत में कितने वर्ड है पता है? हाँ, बहुत मतलब कितने? 4, 5, 6, कितना हो सकता है मैक्सिमम बताओ? 10, 10, मोर देन 250 वर्ड्स पानी के लिए, more than 250 words, and that's not a fixed list. You can create even more words, ठीक है। मैं ये भी बताऊंगा कि वर्ड कैसे जनरेट करोगे, क्रिएट करोगे जब चाहिए, ठीक है। और इतने सारे शब्द क्यों है? एक हाथ के लिए हस्त है, कर है, पानी है, तीन है, और भी बहुत सारे शब्द है। क्यों है? क्या एक शब्द से काम नहीं चला सकते हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना कि पूरे धरती में ये एक ही लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वो लैंग्वेज में वर्ड है ही नहीं। अब बोलोगे फिर ये क्या है? हाथ के लिए तो शब्द है, क्या वो ऑब्जेक्ट? कैमरा तो है, कैमरा के लिए भी कुछ एक शब्द होगा, पर वो शब्द जो है इट्स नॉट स्पेसिफिक टू कैमरा। The word hasta or kara or pani is not specific to hand. Then why it is? Each and every word in Sanskrit, it describes a quality or a function or a property of the object, not the object itself. ठीक है? इसलिए वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है ना वो टेम्पोरल है, आज है कल नहीं रहेगा, कुछ और शेप बन जा सकता है, पर उसके प्रॉपर्टीज कभी नहीं जाता है। प्रॉपर्टीज आर इटर्नल, देवर्स आर इटर्नल,
दैट्स व्हाई इट इज एन इटर्नल लैंग्वेज। एक शाश्वत भाषा है, देव भाषा है, डिवाइन लैंग्वेज, डिविनिटी कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज को हमेशा हमारे ऋषियों ने, जिन लोगों ने इस भाषा को डिजाइन किया है, वो प्रॉपर्टीज को देखा है। आप बोलते हो कि आगे चल के मैं कई सारे पॉइंट्स रखूंगा, उसको एक के बाद एक डिफाइन करूंगा, ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा। एक मैंने बताया कि इट्स एन ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक लैंग्वेज, नॉट ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक लैंग्वेज बट ए प्रॉपर्टी बेस्ड लैंग्वेज। उसको और भी मैं डिफाइन करूंगा, समझा दूंगा कि क्या है वर्ड में और क्यों इतना लॉजिकल लैंग्वेज है पूरे धरती में। इतना लॉजिकल लैंग्वेज, सो हाईली लॉजिकल एंड साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक लैंग्वेज पूरे धरती पे नहीं है, ठीक है। वी हैव मोर देन 7,000 लैंग्वेजेस ऑल ओवर वर्ल्ड। नॉट ए सिंगल लैंग्वेज इज सो फाइनली लॉजिकल एज संस्कृत इज, एंड दैट शुड बी वन रीजन व्हाई वी शुड लर्न, because learning a logical language will automatically develop our logical thinking, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग चाहिए नहीं चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए नहीं चाहिए, वो कैसे क्रिटिकल थिंकिंग होता है अपने आप में, ये एक पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा है आगे चलकर आप जो बोलते हो कि फ्यूचर में उसका कुछ यूज नहीं है, एंड आई विल एक्सप्लेन यू हाउ दिस लैंग्वेज अलोन बिलोंग्स टू द फ्यूचर। ये फ्यूचर का लैंग्वेज है, and towards that the whole world is moving. You know, like how many space scientists, computer scientists are totally engaged in learning Sanskrit, fully focused on learning Sanskrit, क्योंकि उसी में फ्यूचर दिखता है। वो कंप्यूटेशनल लैंग्वेज है, वो स्पेस लैंग्वेज है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ठीक है। वो कैसे है उसको हम समझेंगे एक एक करके। अब आगे चल के बहुत सारे बच्चों को तुमको मतलब पता होगा, एक बज वर्ड है आजकल कि सिस्टम्स थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग बोलते हो ना, सिस्टम्स थिंकिंग। क्या कर रहे हो? मैं सिस्टम्स थिंकिंग के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या है ये सिस्टम्स थिंकिंग? डिज़ाइन थिंकिंग मीन्स किसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, हाँ, एक 5 स्टेप्स से। ओके, क्या है वो 5 स्टेप्स जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है डिजाइन थिंकिंग के? एम्पथाइज, ओके आइडिएट, ओके प्रोटोटाइप, ओके, टेस्टिंग, फीडबैक लूप, इंटरकनेक्टेडनेस, ये भी सारे बहुत सारे प्रिंसिपल्स है ना उसका, ठीक है। ओके, तो सिस्टम्स थिंकिंग के माध्यम से, उसके प्रिंसिपल्स के माध्यम से हम हर प्रकार के जो क्राइसिस है, प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे, कंपनी है, स्कूल है, देश है, पूरा वर्ल्ड है, जो जो प्रॉब्लम्स है ह्यूमैनिटी को, वो हम सॉल्व करते हैं। तो वो सॉल्यूशन जो दिया जाता है सिस्टम्स थिंकिंग के, डिजाइन थिंकिंग के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे प्रिंसिपल्स को हम संस्कृत के डिजाइन में देखते हैं। इट्स नॉट समथिंग न्यू। आवर seers and sages, so many thousands of years before, they have given to us how to find a solution, और वो लैंग्वेज के डिजाइन में है। वो उनके जो शास्त्र बनाए हैं, जैसे वेद है, उपनिषद है, गीता है, महाभारत है, रामायण है, आयुर्वेद के ग्रंथ है, तो वो ग्रंथ को कैसे लिखा गया है, कैसे प्रेजेंट किया गया है। इफ यू लुक एट द वेरी स्ट्रक्चर, द डिजाइन ऑफ दिस टेक्स्ट, हाउ दे हैव बीन प्रेजेंटेड, देयर इज ए फाइन लॉजिक। लाइक व्हेन यू आर राइटिंग ए थेसिस, राइटिंग ए बुक, यू फॉलो ए सिस्टम कि ऐसे ही रिसर्च थेसिस बनता है कि मेरा रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, मैं कौन सा मेथोडोलॉजी फॉलो करूंगा, मेथड्स क्या यूज करूंगा, कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करूंगा, मेरे केस स्टडीज क्या होंगे, ऐसे करके रिसर्च प्रेजेंट करते हो। तो वेद में चले जाओ, आयुर्वेद में चले जाओ, महाभारत में चले जाओ, जो चैप्टराइजेशन जिस तरीके से व्यासदेव ने किया है, आप हैरान हो जाओगे कि कैसे किया ये चैप्टराइजेशन। 100,000 verses, stories within stories, stories within stories. No one can challenge Vyasadeva saying that, okay, you have misplaced this story, you have misplaced this episode, you have misplaced this verse. No. There is a high logic in the presentation of the text. कैसे व्यासदेव को पता चला नंबरिंग सिस्टम के बारे में, अभी भी इतने हजार साल बाद भी आप बोलो कि 1:3:53 ऋग्वेद के कॉन्टेक्स्ट में, so you will find the verse within no time.
ये नंबरिंग सिस्टम, और हमें ये बताया जाता है कि देखो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है ना, हमको वेस्ट ने सिखाया है, यूरोप ने सिखाया है, देखो नंबरिंग सिस्टम कैसे है, पर ये नंबरिंग सिस्टम के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम पढ़ते नहीं, जानते नहीं इसके पीछे क्या रहस्य है। ठीक है, ये जो सिस्टम्स थिंकिंग और डिजाइन थिंकिंग एंड द फ्यूचर बिलोंग्स टू दिस, टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस इन एवरी फील्ड। और वो प्रिंसिपल को कैसे हम समझेंगे संस्कृत लैंग्वेज के माध्यम से, दैट आल्सो लाइक आई विल टॉक लिटिल बिट। ओके, सो देन यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। अब हम आते हैं जो पहला पॉइंट मैंने रखा था कि इसको हस्त क्यों कहते हैं। इन संस्कृत which is a very finely designed language, very finely designed language, at each step there is a logic in development of the words. Each and every word here is conscious of its own history. The word itself will tell you why it stands for a particular object or why it stands for a particular idea. The word itself will tell you. You don't need to ask someone, like you say हमको बताया गया है कि इसको हैंड बोलो, इसके अलावा आपके पास कोई आंसर नहीं होगा। पर अगर संस्कृत जानते हो तो स्टेप बाय स्टेप ये समझा सकते हो कि हैंड को हस्त क्यों कहा जाता है। नॉट ओनली दैट, बाय एक्सप्लोरिंग दिस मीनिंग, दिस प्रोसेस, हाउ द वर्ड इज डिराइव्ड, ठीक है, it creates more awareness about you. If you know why your body is called deha, then you understand your body better than a physician or physiologist or a yoga teacher, right? जो आपको फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं, बॉडी के बारे में बताते हैं। A Sanskrit knowing person knows better than them because he has a greater awareness about the body. तो ये लैंग्वेज जो है ना, इमीडिएटली आपके अंदर वो अवेयरनेस पैदा करता है। ठीक है, हस्त जो वर्ड है, इट कम्स फ्रॉम ए रूट साउंड हस। सुना है हस, ये वर्ड सुना है हस? क्या हो सकता है उसका मीनिंग? हंसना, ठीक है, हस, लाफिंग। तो ज्यादातर हम यूज करते हैं कि हंस मतलब टू लाफ, टू स्माइल, हंसना। हाथ हंसता है क्या? तो फिर ये क्यों है? What is the logic behind? Hus means to laugh. You go to any dictionary, you will find hus means to laugh, to smile, to be happy. अब देखो संस्कृत में लॉजिक, हस जो है, laughter or being happy is the consequence of something, but it does something to you. What is the whole psychological, emotional happening in the consciousness? That's what is hus. So hus का जो original meaning है to expand, to stretch. So जब बोलते हो कि smile please, क्या करते हो? Stretch it. ठीक है, जब हंसते हो तो खिल उठते हो, है ना? You don't shrink, मैं हंस रहा हूं, बोलते हो क्या? जब हंसते हो तो खिल उठते हो। There is expansion, there is stretch, there is extension, there is elevation, ठीक है ना? तो वो आनंद देता है। As long as you are shrunk, आनंद का उपभोग नहीं कर पाओगे। You will never be happy if you are miserly. So खिल उठना। So हंस का जो ओरिजिनल मीनिंग है to stretch, to extend, to expand। तो एक वर्ड है जिसका रूट साउंड हमको ये समझाता है कि हंसते वक्त ये भी आंसर देता है कि हम क्यों हंस रहे हैं और हंसने से हमारे भीतर क्या होता है, अनुभव क्या है। इट लिंक्स यू विथ योर ओन एक्सपीरियंस। नो लैंग्वेज डज दिस। हियर इज ए लैंग्वेज, ईच एंड एवरी वर्ड, एवरी कंपोनेंट ऑफ इट मेक्स यू अंडरस्टैंड हु यू आर, व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड यू। ये पूरा का पूरा रिट्रीट का पर्पस ही है टू फाइंड आउट कि हु एम आई, कि मेरा आइडेंटिटी क्या है। ये मेरा पहचान पत्र है, पहचान पत्र में मेरे पहचान को मैं लिख सकता हूं। व्हाट इज माई आइडेंटिटी, यही है ना, यही ढूंढना है हमें।
तो what is that identity? How do you define yourself? And this language will help you to find out that who you are. ठीक है? तो स्ट्रेच, अब हाथ का काम क्या है? शरीर में ये एक ही अंग है जिसको आप इधर लो, ऊपर लो, नीचे लो, स्ट्रेच करो, एक्सटेंड करो, हर प्रकार के काम करने के लिए. ठीक है? लेग को भी करते हो पर हाथ से ज्यादा होता है. ठीक है? तो इसीलिए इसको हस्त कहा जाता है. हस्त का मतलब है टू स्ट्रेच, द इंस्ट्रूमेंट, द टूल, द ऑब्जेक्ट विच यू यूज फॉर स्ट्रेचिंग, एक्सटेंडिंग, एक्सपैंडिंग. ठीक है ना? वी से लाइक प्लीज एक्सटेंड योर हैंड, प्लीज लेंड मी योर हैंड. सर हम फिर हर चीज को जैसे कुछ भी स्ट्रेच हो रहा है उसको हस्त कह देंगे. हस्त कहते हैं. इसलिए ये फिर एग्जाम्पल देता हूं. एलिफेंट को क्या कहते हैं हम? हाथी. संस्कृत में हस्ती. गज भी कहते हैं, हस्ती भी कहते हैं. क्यों कहते हैं हस्ती? क्योंकि उसके पास हस्त है, इसलिए वो हस्ती है. जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञानी है, जिसके पास योग है वो योगी है ना? और जिसके पास ज्ञान है ज्ञानी है, योग है योगी है, जिसके पास हस्त है वो हस्ती है. तो एलिफेंट uses its trunk, its nose, it stretches, uses it like hand. So that's why the trunk is also called hand because it stretches. इसलिए वो हस्ती है. मनुष्य के पास दो हाथ है तो वो बड़ा हस्ती है ना? ये भी हम यूज करते हैं ना कि अरे आज तो हमारे स्कूल में बड़ी बड़ी हस्तियां आ रहे हैं, है ना? क्योंकि उनका रीच बहुत है. इसलिए हम बोलते हैं कि ये लैंग्वेज के नुआंसेस को देखो, कैसे प्रोवर्ब्स, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आते हैं लैंग्वेज में, कि वो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं. मतलब उनका रीच, उनके वो दे कैन स्ट्रेच देमसेल्व्स टू एनी एक्सटेंट. ठीक है? वो हस्ती कहलाते हैं. देखो ये लैंग्वेज का ब्यूटी है. और लैंग्वेज के ब्यूटी और चार्म को नहीं जानो तो यू कैन नेवर अप्रिशिएट इट. ठीक है? फिर मैं आपको बताता हूं कि जो सिस्टम्स थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग की बात है और कैसे हमारे जो अवेयरनेस है, सेल्फ अवेयरनेस है, वो अपने आप इस लैंग्वेज के माध्यम से हम सीख सकते हैं. कैन द वर्ड DOUBT एक्सप्लेन यू व्हाट हैपेंस इन यू व्हेन यू आर इन ए डाउटफुल स्टेट? नहीं. दिस वर्ड कैन नेवर डू इट. इट्स बिकॉज इट्स अ वेरी कन्वेंशनली फिक्स्ड सेंस यू हैव कि डाउट. संस्कृत के कुछ वर्ड्स हम लेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि यू नो लाइक हाउ ब्यूटीफुली, हाउ लॉजिकली, हाउ डीप, विथ डीप स्पिरिचुअल सेंस दे हैव डिजाइन्ड द वर्ड्स. अब बहुत सारे ऐसे वर्ड है, शंका है, संशय है. एक फेमस वर्ड है संदेह. ये वर्ड सुना है? संदेह. ठीक है? संदेह, संदेश नहीं, संदेह. राइट? तो संदेह में ये वर्ड को एक बार समझ लोगे तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स इस लैंग्वेज के बारे में समझ पाओगे. इसमें दो कंपोनेंट है, सम प्लस देह. सम एक प्रीफिक्स है. अंग्रेजी में भी प्रीफिक्स, प्रीपोजिशन यूज करते हो ना, लाइक प्रोग्रेस. ओके, कॉन्शियसनेस. ठीक है? ऐसे बहुत सारे प्रीफिक्सेस है जो यूज करते हो. तो यहां पे सम इज ए वेरी फेमस प्रीफिक्स इन संस्कृत. द वर्ड संस्कृत ऑल्सो हैज दिस प्रीफिक्स. ठीक है? अब ये भी समझेंगे कि इस लैंग्वेज को संस्कृत क्यों कहा जाता है. ठीक है? हर वर्ड के पीछे लॉजिक है, हर वर्ड के पीछे लॉजिक है. तो सम का मतलब है, यू हैव इन इंग्लिश दिस वर्ड SUM, है या नहीं है? क्या अर्थ है उसका? प्लस, टोटल. यू से दैट दिस इज द सम टोटल ऑफ समथिंग, सो इट रेफर्स टू टोटलिटी. टोटलिटी. तो ये यही सम है. सम का मतलब है टोटलिटी. सम का मतलब है टुगेदरनेस. जब टोटलिटी के बारे में बात करते हो तब टुगेदरनेस अपने आप आ जाता है. ठीक है? सम का मतलब है परफेक्शन. ठीक है? तो ये सारे, सम का मतलब है इंटीग्रलिटी, सम, परफेक्ट.
सही, राइट, ठीक है। आप बोलते हैं कि सम्यक, ठीक है, ये राइट है। तो ये अगर परफेक्ट है, इसका अर्थ क्या है? देह का, देह वर्ड सुना है? देह का अर्थ क्या है? बॉडी। तो अब यहां पे पहला डाउट आता है, परफेक्ट बॉडी, पर ये तो वर्ड डाउट के लिए है ना, फिर ये बॉडी क्या कर रहा है यहां पे? है ना, बॉडी को होना चाहिए यहां पे, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, पर है, क्यों है? तब अभी हमको यह समझना पड़ेगा कि बॉडी को हमारे ऋषियों ने देह क्यों बोला, बॉडी को देह क्यों बोला, उसके पीछे भी लॉजिक देखेंगे। इसके जैसे हस्त का रूट साउंड है हस, जैसे हस्त का रूट साउंड क्या है? हस, ऐसे देह का रूट साउंड है दिह। ये दिह का बहुत सारे अर्थ होते हैं, एक एक रूट साउंड का कभी कभी hundreds of meanings also you'll find, and all these meanings are connected with our own experience with the word, with the sound, ठीक है। तो दिह जो है उसका प्राइमरी मीनिंग है टू गैदर, to gather, to collect, to pile up, to compile, to bring things together, जितने भी अर्थ कनेक्ट कर सकते हो टू गैदर के साथ, ये सारे अर्थ हो जाएंगे दिह का। इफ hundreds of meanings are connected with together, तो वो सारे अर्थ डिक्शनरी में मिलेगा फॉर दिह, पर बेसिक है गैदर। अब देखते हैं, एक सेकेंड लेवल मीनिंग है उसका, एक थर्ड लेवल मीनिंग है। अब स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग, जैसे आप कोई चीज गैदर करते हो, देखो संस्कृत के वर्ड में मीनिंग्स कैसे आते हैं। जैसे गैदर किया, उससे क्या एक्सपीरियंस होता है? जैसे हम लोगों ने सब डिसाइड किया कि चलो स्पिरिचुअल रिट्रीट हो रहा है और श्री अरबिंदो के लिटरेचर हमारे पास नहीं है, तो हम श्री अरबिंदो के लिटरेचर गैदर करते हैं। तो सब लोग कुछ कुछ लिटरेचर लेके आए अपने अपने घर से या बाजार से, सब यहां इकट्ठा किए। तो जब हम लाते हैं, यहां पे कोई पुस्तक था ही नहीं, पर अभी पुस्तक क्या हो रहा है? गैदर होने से क्या होता है? वो इमीडिएट फीलिंग क्या है? फिजिकली इमीडिएट फीलिंग, मतलब ये बढ़ रहा है, 0 से 100, 1000 तक ये बढ़ रहा है। वो संस्कृत के डिक्शनरी में जाओ तो नेक्स्ट लेवल मीनिंग आएगा टू ग्रो। ग्रॉस लेवल पे जो इमीडिएट एक्सपीरियंस है टू ग्रो, मतलब ये बढ़ रहा है। कोई चीज बढ़ रहा है तो क्या एक्सपीरियंस दे रहा है? और ग्रो के साथ टू ग्रो, टू डेवलप, टू एनहांस, जितने भी मीनिंग कनेक्टेड हो सकते हैं टू ग्रो के साथ, ये सारे देह का मीनिंग हो जाएंगे, ठीक है। अब जब चीजें ग्रो होती है तो क्या एक्सपीरियंस है? इमीडिएट एक्सपीरियंस क्या है? जैसे यहां पे 1000 पुस्तक इकट्ठे हो गए, मैं यहां खड़ा हूं, पढ़ा रहा हूं, आप लोग वहां बैठे हो, अभी बीच में 1000 पुस्तक आ गए, इमीडिएट एक्सपीरियंस क्या है? नहीं, एक तो है ऑक्यूपाई स्पेस, पर हम एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। बीच में एक ब्लॉकेज आ गया कि एक बढ़िया सा बालकनी था जहां पे पूरा हिल व्यू था, पर अभी एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आ गया, ग्रो किया, मेरा व्यू का क्या हुआ? कवर्ड। तो थर्ड लेवल ऑफ मीनिंग इज टू कवर। ये सारे मीनिंग्स जो है ना, ये हमारे एक्सपीरियंस से ही आता है। तो टू कवर, टू कंसील, टू प्लास्टर, जितने भी मीनिंग टू कवर के साथ जोड़ सकते हो, ये सारा देह का मीनिंग बन जाएगा। hundreds ऑफ मीनिंग, जो फिजिकल लेवल पे होता है, जो इमोशनल सेंसेशनल लेवल पे जो अर्थ होगा उसका, जो मेंटल साइकोलॉजिकल लेवल पे जो अर्थ होगा उसका, टू ग्रो बोलने से, और जो स्पिरिचुअल लेवल पे जो सेंस आएगा, ये सब इसके अंदर है टू कवर। और कॉन्टेक्सचुअली एक एक मीनिंग जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। और दी के क्षेत्र में टू कवर बिकम्स द मोस्ट इंपोर्टेंट मीनिंग, ठीक है, टू कवर। तो संदेह का अर्थ होगा परफेक्ट कवरिंग। परफेक्ट कवरिंग का मतलब क्या है? When your consciousness is perfectly clouded,
you don't see the reality. That is the state of sandeha. That leads you towards the source of doubt. सोर्स ऑफ डाउट क्या है? रियलिटी को, ट्रूथ को आप देख नहीं पाते हो, इसीलिए क्वेश्चन करते हो. एंड दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ ए क्लाउडेड कॉन्शियसनेस, अ कवर्ड कॉन्शियसनेस. जैसे बादल ढक देता है सूरज को, तो दिखाई पड़ेगा क्या? अंधेरा हो जाएगा. ठीक है, यू डोंट नो. एंड व्हाट नीड्स टू बी डन टू बिकम फ्री फ्रॉम डाउट? You have to remove that clouding. Then the processes are given, like how to remove that cloud. Unless and until you remove the cloud, then you cannot see yourself, you cannot see the truth, you cannot see the reality. So in a state of doubt, the reality is not seen. तो एक वर्ड है, तो इससे बेहतर तरीके से कोई साइकोलॉजी को समझा सकता है क्या? और हम बोलते हैं कि इंडियन साइकोलॉजी बोल के कुछ है नहीं. साइकोलॉजी पढ़ना है तो वेस्टर्न साइकोलॉजी पढ़ना है, फिलोसॉफी पढ़ना है तो वेस्टर्न फिलोसॉफी पढ़ना है. इंडियन फिलोसॉफी, इंडियन साइकोलॉजी, ये सब बेकार की बातें हैं, ये तो है ही नहीं. और हमारे साइकोलॉजी जो है, एक एक वर्ड लेके आप पूरे अपने अंदर क्या होता है उसको समझ सकते हो. इट्स अ लैंग्वेज ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ सेल्फ नॉलेज. Each and every word can lead you towards a greater realization of your own self. इससे बेहतर लैंग्वेज नहीं है. जिसलिए श्री अरबिंदो ने कहा कि दैट्स इज द ओनली लैंग्वेज व्हिच हैज द एबिलिटी टू गिव एक्सप्रेशन टू ऑल डीपर स्पिरिचुअल प्रोफाउंड ऑकल्ट एक्सपीरियंसेस. सर यहाँ पे जैसे किसी का भी नाम हो, उसके पीछे भी संस्कृत में किस yes, का मतलब होगा? ब्यूटीफुल. ठीक है, एवरी नेम हैज ए मीनिंग बिहाइंड इट. यस, मेरे नाम का मतलब क्या है? मेरे नाम का मतलब है संपद. संपद, संपद, यूजुअली संपद का अर्थ है रिचेस, वेल्थ. ओके, संपदा नहीं, परफेक्ट होता है ना, तो मैं बताता हूं. सो सम का मतलब है परफेक्ट. ठीक है, ऑल्सो इट इज रेफरिंग टू इंटीग्रलिटी. संपदा को मतलब जो रिचेस है, वेल्थ है, इसको संपद क्यों कहा जाता है? पद का मतलब है टू फॉल, इसलिए इसको पाद कहा जाता है, बिकॉज इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड. सो ए परफेक्ट फॉलिंग, दैट व्हाट गिव्स यू स्टेबिलिटी, इज द संपदा, रियल वेल्थ. इफ यू आर नॉट वेल सेटल्ड विद इन योर सेल्फ, you are not a rich at all. You may be having money, but if you are not well settled in your consciousness, in yourself, that rich is not going to do anything to you. The actual wealth is your stability within yourself. That defines your swasthata. That is sampad. Okay. So ये पाद कहा जाता है कि it falls on the ground and it stabilizes you. ठीक है. तो that's what is the meaning of mind. एंड आनंद भी जुड़ गया है इसमें. तो मतलब इसमें जब मैं स्थिरता में, मुझे आनंद है. ठीक है. सो these are the 2 points with which I wanted to begin. You all have learnt English alphabet, right? Learnt or not learnt? Learnt. How many letters are there in English alphabet? Wow. Sure? 26? Confidently? उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगा? Okay, very good. How many letters in Hindi? 53. How many people say 53? 1, 2, 3. But you are not confident whether it is 53 or 52 or 54, 56, या 60. 52. But how many? Out of so many students, you don't know, but 26 is at the tip of the tongue. But अपने लैंग्वेज में कितने अक्षर है हमें पता नहीं है. ठीक है, वो चेक करके कल बताना, यहाँ पे है ना, चेक करके आना, कॉन्फिडेंटली बताना कि हमको, और कल से ये शुड बी एट द टिप ऑफ द टंग. क्योंकि हम अपनी भाषा के बारे में जानते नहीं. एक बोलते हो कि अंग्रेजी नहीं अच्छा लगता है, हमारी भाषा अच्छी लगती है, पर हमारी भाषा में कितना अक्षर है ये भी मालूम नहीं है. It's 53. Anyway, so tomorrow you all check
and then come and prove that she is right, okay, or she is wrong. हाँ, क्या है? चेक कैसे करे? पूछो अपने टीचर को, पूछो, इंटरनेट में देखो, ठीक है? इंटरनेट में सही नहीं है। नहीं, अभी नहीं है, मैं अभी नहीं बताऊं तो घर जाओगे ना, आज नहीं जाओगे? अच्छा, यहीं चेक करो, ठीक है? या पूछो अपने एल्डर्स को, पूछो पेरेंट्स को, पूछो तो, एंड प्रूव वेदर शी इज राइट और रॉन्ग। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी के अल्फाबेट आपको पता है ना, कहां से शुरू होता है? फिर उसके बाद फिर, ठीक है, फ्रॉम ए टू जेड यू नो। व्हाई डू यू से बी आफ्टर ए? ये कहा गया है, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट ऑर्डर? कोई लॉजिक नहीं है। आप कितने भी आप बड़े बड़े अंग्रेजी प्रोफेसर्स को पूछो, फोनेटिशियंस को पूछो, जहां भी पूछो, हार्वर्ड में पूछो, कोई नहीं बता पाएगा। बट दे गिव रियली वन आंसर। देयर इज वन आंसर टू इट। यू नो व्हाट इज दैट आंसर? देयर इज नो लॉजिक। दैट आंसर एवरीवन एग्रीज, राइट? पर अब पूछ सकते हो कि हमारी भाषा में हम जब बोलते हैं कि क ख ग घ ङ, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? च छ ज झ ञ। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? फिर उसके बाद, ठीक है, तो क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। अब इतना ही देखते हैं। अब क ख ग घ ङ के बाद हम च छ ज झ ञ क्यों बोलते हैं? कुछ और भी तो बोल सकते हैं। कैन वी रिप्लेस? नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं? आ? क के बाद वो भी बताऊंगा मैं। पहले तो क ख ग घ ङ के बाद च छ ज झ ञ क्यों बोलते हैं? कोई लॉजिक है? कोई बता सकता है? बताओ। च छ ज झ न, जैसे क ख ग घ न गले से बोला जाता है, त थ द ध न जैसे हमारी जीभ दांतों से टच होके बोलते हैं, फिर च छ ज, और फिर प फ ब भ न। च छ ज झ ञ कहां से बोलते हो? च छ ज, सर जो तलवा होता है ऊपर वाले, उससे हमारे जो, कहां है? फील करते हो कहां तालु है? सर हाँ, ठीक है। तो शी हैज गॉट ए पॉइंट कि हम क्यों तालियां बजाएं? क्या आंसर दिया हो? क्या आंसर दिया हो जिसके लिए तालियां बजी? लॉजिकल। क्या लॉजिक? नहीं, वो क्या लॉजिक था उसमें? डू यू नो लाइक हाउ इज स्पीच साउंड प्रोड्यूस्ड? यू नो लाइक आवर अल्फाबेट, हमारे जो वर्णमाला है, अब अंग्रेजी की वर्णमाला जिसको एकदम रट के एट द टिप ऑफ द टंग यू आर मूविंग ऑल ओवर वर्ल्ड, वो आपको लॉजिक नहीं सिखाता है। हमारी वर्णमाला हमको पूरा साइंस सिखाता है कि हाउ ए स्पीच साउंड इज प्रोड्यूस्ड, हाउ ए स्पीच साउंड इज प्रोड्यूस्ड। पूरा साइंस देखो उसका। स्पीच साउंड, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, विच एलिमेंट विद इन अस। लाइक सुबह बात कर रहे थे ना कि पंच महाभूत, 5 एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है? क्या है 5 एलिमेंट्स बताया था? एयर है, फायर, फिर स्पेस, वाटर, ठीक है? जो एंड विच एलिमेंट इन अस, लिसन टू दिस क्वेश्चन केयरफुली, विच एलिमेंट विद इन अस becomes the speech or gets transformed to the speech? Water? Air element. Perfect. So the air element in us becomes the speech, gets translated into speech, जो speech हम बोलते हैं। What is the process? जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चेंज होता है, प्रोसेस तो होगा ना? क्या प्रोसेस है?
सर हम अपनी नोज से मतलब सांस अंदर लेते हैं तो वो फिर देन हम फिर उसको वापस जब छोड़ते हैं तो हमारी जीभ से वो टच होके वो साउंड बनता है। So when the air flow becomes obstructed, ठीक है, becomes obstructed, then you get sound. वो इंस्ट्रूमेंट से भी होता है और ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। तो हमारे वोकल कॉर्ड हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हमारा जीव हमारा इंस्ट्रूमेंट है, दांत हमारा इंस्ट्रूमेंट है। तो जब और वो एयर जो है वोकल कॉर्ड में कैसे आता है? एयर तो सब जगह है, प्राण जो है पूरा फैला हुआ है, तो वो वोकल कॉर्ड में क्यों आता है? सब समय तो हम बोलते नहीं, पर सांसें चलती है ना? तो वो एयर किस कंडीशन में वोकल कॉर्ड में पहुंच जाता है? बोलो। The moment you have a desire to speak, that's how we are designed. The moment you have a desire to speak, your fire element gets triggered. First thing happens is the fire element gets triggered. जब fire element gets triggered, then it triggers the air element. ये natural phenomenon है। जहां टर्नाडो होता है, कौन ट्रिगर करता है? बहुत हीट होने से टॉर्नेडो होता है, हीट से ही आता है। सुनामी होता है तो क्या है? वो हीट ही है, ठीक है। तो हीट से एयर एलिमेंट ट्रिगर होता है। तो जब आपका मन में कोई आया कि इसको मैं एक्सप्रेस करूं, कोई भी इच्छा जागृत हुई, तो सडनली द फायर एलिमेंट गेट्स ट्रिगर्ड एंड इट ट्रिगर्स द एयर एलिमेंट। तो एयर एलिमेंट जो है वो वोकल कॉर्ड में आ जाता है। Then it gets obstructed at different places in the mouth and you have got different sounds. And what are these positions? Can you stop the air anywhere you want to produce speech sounds? No, there are specific places, specific points, और वो possible points है, दूसरे जगह में possible नहीं है। तो हमारे मुनि ऋषि लोगों ने इतना ऑब्जर्व किया कि हमारे अंदर 5 पॉइंट को आइडेंटिफाई किया। कितने पॉइंट्स को? 5 पॉइंट्स को। यही 5 पॉइंट से ही स्पीच साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। ये बात जो आजकल के फोनेटिशियंस बोलते हैं, इतना सब रिसर्च करने के बाद लैब में इसको हजार साल पहले हमारे मुनि ऋषि लोगों ने ऑब्जर्व करके वर्णमाला बना दिया है, जो पूरे धरती का सबसे साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक अल्फाबेट है। डोंट यू फील प्राउड अबाउट दिस फैक्ट दैट दिस इज द कंट्री, वी आर द ओनर ऑफ दैट। डेवलप दैट सेंस ऑफ ओनरशिप कि वर्णमाला का ओनर्स हम है पूरे वर्ल्ड में। नो वन ओन्स, वी आर द ओनर्स। दैट शुड मेक यू फील प्राउड, है ना? और वो इतना साइंटिफिक है। और उससे क्या होगा, जो बोले ना कि लाइफ में क्या काम में आएगा, एवरी डे इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। संस्कृत को मिटा दो, लाइफ ही नहीं है। और संस्कृत के माध्यम से बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। मैंने एक नारा चलाया था 2 साल पहले। ये चलाया था कि जिनके घर में बच्चे संस्कृत बोलते हैं, जिनके घर में संस्कृत बोली जाती है, उनके घर में बच्चे कम बीमार पड़ते हैं, सिर्फ लाइफ बॉय लगाने से नहीं या डेटॉल लगाने से नहीं, ठीक है? तो क्यों है? यही कारण है, संस्कृत आप जितना बोलो उतना कम बीमार पड़ोगे। सारी बीमारियों का इलाज इसी में है। So recently I was listening to a talk by B.M. Hegde ji. So he said, like, one of his students, she asked in the classroom to the first year medical science students, कि how do you define a patient? How do you define a patient? Someone said, like, one who has a sickness, one who has this, that. One child said, no, the one who goes and meets a doctor comes out as a patient. वही सच्चाई है। हम मानते हैं कि ये डॉक्टर ही इलाज कर सकता है। डॉक्टर लोग तो ज्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है, बीमारी को। तो
जो स्पीच साउंड के बारे में हम बात करते हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में मैं दिखाऊंगा कि कैसे वो इलाज करता है हमारा। बहुत सारी समस्याओं का समाधान ये अल्फाबेट में है। ठीक है, 5 पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। When the air flow comes up, the very first possible position where you can obstruct or any human being can obstruct the air is the place where from you say k, kh, g, gh, ng. क्या बोला मैंने? नहीं, ये तो बोला, उससे उसके साथ क्या बोला कि when your air comes up, the first position, possible position is that where from you say k, kh, g, gh, ng. क्या होता है? बोलो क, ख, ग, घ, ng. Which part of your tongue comes in contact with which part? The last portion of the tongue, the root of the tongue comes in contact with your soft palate. Soft palate क्या है पता है? आप जीभ को उल्टा करके एकदम अंदर ले जाओ, वो हार्ड सरफेस के बाद एक सॉफ्ट सरफेस आपको फील होगा, वो हमारा सॉफ्ट पैलेट है। तो टोंग, रूट ऑफ द टोंग कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ द सॉफ्ट पैलेट एंड यू गेट ख, ख, ग, घ, ng. ठीक है, देन द नेक्स्ट possible position where you can stop the air is where from you say ch, ch, j, jh, nya. Say ch, ch, j, jh, nya. What happens? Which part of your tongue? Which part of your tongue? Which specific part of your tongue? Talu ne, tongue I am asking. Which tip of the tongue? Nahin. If it is tip, if you are doing it at the tip of the tongue, then it's wrong. So it will be थोड़ा सा ऊपर, टिप से थोड़ा सा ऊपर, हाँ, upper middle, इसको कहते हैं upper middle of the tongue. It comes in contact with the behind, that arch is there na. Listen, that arch is there na. So the upper middle of the tongue hits the arch. च, उसको थोड़ा सा फोर्सफुली उच्चारण करो तब समझ में आएगा। च, छ, ठीक है, च, छ. So the upper middle of the tongue is coming in contact with the back side of the arch, right? Now just observe. One more question I am asking. This observe. When you say where from you are saying ka, kha, ga, gha, nga. You are saying ka, kha, ga, gha, nga. Observe what is the position. Then you are saying cha, cha, ja, ja, nya. Observe the space, the position. In between, how much space is there? In between, is there any space or left or not? So much of space. No human being, mark it, note it. Note it, what I say, no human being can produce any speech sound from that in between space. Not possible. That is why that is the second possible position. Is it not empirical? Is it not scientific? Is it not systematic? Then we are constantly said that oh, you are not empirical. Empirical research क्या है हम सिखाएंगे आपको. You are that because you are not empirical, you are uncivilized. ठीक है? और हमारे पास कोई आंसर नहीं है. हाँ हाँ यही होगा. क्यों? हम पढ़े नहीं, हम जानते नहीं. संस्कृत से दूर हम जाना चाहते हैं. जब तक संस्कृत नहीं पढ़ोगे, नहीं जानोगे, दुनिया में किसी को फेस नहीं कर पाओगे. लॉजिकली यू विल हैव टू बी ए स्लेव. हमें कोई स्लेव नहीं बना सकता है. हम सबका आंसर देंगे, कोई भी बोल रहा है. ठीक है, क्योंकि हमने संस्कृत पढ़ा है. तो आपको इसलिए संस्कृत पढ़ना चाहिए. देन यू हैव ए लॉजिकल आंसर टू मेनी मेनी क्वेश्चंस. ठीक है. देन द थर्ड ग्रुप ऑफ साउंड इज व्हाट? ट, ठ, ड, ढ, ण. ठीक है. व्हाट हैपेंस? से ट, ठ, ड, ढ, ण.
क्या होता है? The tip of the tongue, what happens? It rolls back and hits the center of the arch. जब आप बोलते हो सेंटर ट, यहां पे हाथ रखो, you can feel a vibration here. It creates the vibration at the मूर्धा, the cerebrum. ठीक है? When you say जटा कटा हसम भ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी, ओके, धगत 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 ज्वलल डमट 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 डमन निनादव डमरवयम, है ना? तो जटा टवी गलज. So when you say that, your cerebrum becomes shaken. It creates the vibration. It activates the cells in the cerebrum. इसलिए इसको हिंदी में या संस्कृत में बोलते हैं मूर्धन्य वर्ण, क्योंकि वो मूर्धा को एकदम वाइब्रेट करता है. जितने सेल्स है आपके ब्रेन में उसको एक्टिवेट कर देता है और ब्रेन एक्सपैंड हो जाता है. ये सब लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया है कि जब आप शिवतांडव स्तोत्र पढ़ते हो, संस्कृत बोलते हो, कि आपका ब्रेन जो है ना वो बड़ा साइज का हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है. और उससे बहुत, और इंडियन लोगों के गुरुकुल के जो बच्चे वेद मंत्र उच्चारण करते हैं तो उनके ब्रेन की साइज को अगर देखो, उनके मेमोरी पावर को, फोकस को, कंसंट्रेशन को, ऑब्जर्वेशन को, इमेजिनेशन को, क्रिएटिविटी को, इट्स फार बेटर देन द नॉर्मल चिल्ड्रन. ये सब लैब एक्सपेरिमेंटेड फैक्ट है. बहुत रिसर्च होता है. यहां नहीं होता है, स्टैनफोर्ड में होता है, हार्वर्ड में होता है, ऑक्सफोर्ड में होता है, येल में होता है. ठीक है? और वो प्रूव करते हैं रिसर्च पेपर के माध्यम से कि मंत्रोच्चारण से, संस्कृत बोलने मात्र से क्या इंपैक्ट है हमारे कॉन्शियसनेस के ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर, हीलिंग कैसे होता है. ठीक है? द फोर्थ ग्रुप इज त. बोलो त त थ द ध न. ठीक है? क्या होता है? द टिप ऑफ द टंग इज हिटिंग which teeth, lower or upper? Upper teeth. Okay, so upper teeth, the back of the upper teeth, it touches and you get ta, tha, da, dha, na. Okay, then you see between ta, tha, da, dha, na and ta, tha, da, dha, na there is some space. No speech sound is possible because that's the fourth possible position. Okay, then the last group of sound is pa, pha, ba, bha, ma. You press both the lips and you get these sounds. Can you say ba without touching your lips? Without touching your lips you have to say ba. Can you do? Nahi na? Okay. Does sha comes in the same category like pa? Sha comes in the same category. No. वो अलग कैटेगरी. बट फर्स्ट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड कि देर आर ओनली 5 पोजिशंस इन द माउथ. हाउ मेनी पोजिशंस? 5 पोजिशंस. दैट्स व्हाई ऑल द साउंड्स इन संस्कृत, हिंदी एंड एनी अदर इंडियन लैंग्वेज दे आर ग्रुप्ड अंडर 5 ग्रुप्स. या तो बोलते हो कि कंठ्य, तालु, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य एंड ओष्ठ्य. 5 ग्रुप ही है. 5 से 6 नहीं होगा, 5 ही ग्रुप है. दिस हैज बीन द ऑब्जर्वेशन. नाउ अभी देखो क्या है इसके पीछे का लॉजिक देखो. अब मैंने समझाया कि क ख ग घ ङ के बाद क्यों च छ ज ज यहाँ है. आप ये भी पूछ सकते हो कि क के बाद ख क्यों है, फिर ग क्यों है, फिर घ है, फिर ङ है. ऐसे अरेंजमेंट क्यों है? जब आप क बोलते हो, जस्ट क्लोज योर आईज, से क. रिपीट इट 2-3 टाइम्स. क क. फिर उसके बाद बोलो ख. दोनों में क्या अंतर देखते हो? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 साउंड्स, क एंड ख? क में टंग जो है वो मतलब एक जगह पे और ख पे थोड़ी मूव कर रही है ऊपर नीचे. सर आज क बोलने पे गैप बंद है, लेकिन जब ख बोलते तो थोड़ा सा हमारी टंग और हाँ अपर प्लेट का थोड़ा सा गैप होता है. ओके, ठीक है. सो
क और ख में क्या अंतर है? व्हाट डिड यू फील? सर जब हम बोल रहे थे ना, तो सर जो हमारी जो टंग थी ना, वो सर उसका जो अपर वाला पार्ट था ना, टिप से नीचे वाला, सर वो छू रहा था, और जब ख बोल रहे थे ना तो उससे थोड़ा और पीछे वाला छू रहा था. Okay. So how much breath release is there in the case of क and ख? क में ज्यादा होता है, कम होता है. ख में ज्यादा होता है. देखो, इसको अरेंजमेंट ऑफ द साउंड्स इज मेड फॉलोइंग दिस लॉजिक. व्हेन यू से क, योर ब्रेथ रिलीज इज मिनिमम. ठीक है, और उसमें जब ब्रेथ रिलीज इज मिनिमम, देन यू बिकम मोर कॉन्सेंट्रेटेड. क. फिर जब उसी साउंड को आप थोड़ा सा ज्यादा ब्रेथ रिलीज करते हो तो वो बन जाता है ख. ख में ज्यादा ब्रेथ रिलीज होता है. ठीक है, पर जब क बोलते हो तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड फील होता है. ख बोलते हो थोड़ा सा एक्सपेंशन फील होता है ना. इसीलिए क जो है, इट बिकम्स द साउंड ऑफ क्रिएशन, कॉन्सेंट्रेशन. ओके, बिना कंसंट्रेशन कुछ तो कर नहीं पाओगे. whatever you want to do, it happens because of concentration. That's why क से करना, कर, ये सब बनता है. और ख जब सांस थोड़ा जोर लेके बोलते हो तो ख से you felt some kind of gap. It creates that space. ठीक है, तो ख से क्या होता है? खुलना. ये वर्ड्स भी इसीलिए है कि ख के यू कैन फील दैट आप खिल उठते हो, खुलते हो. ख से खिलना, ख से खुलना. देन ख इज द साउंड फॉर स्पेस. इसीलिए बोलते हो ना, वो ख है, उसका सॉफ्ट वर्जन है. ठीक है ना. अब खुलना है, खुलने में ही आपका जीवन है. ठीक है, और उसको अगर आपने सॉफ्ट बना दिया तो जीवन को और भी घटा दिया, खत्म कर दिया. तो ख में वो ख पूरा ख नहीं है. तो ख से ख बिकम्स द साउंड ऑफ स्पेस. इसलिए बोलते हैं कि खगोल विद्या. चिड़िया को क्या कहते हैं? बर्ड्स को खग कहते हैं. क्यों? ख मीन स्पेस. नाउ ग बिकम्स द साउंड ऑफ मूवमेंट. जैसे जब बोलते हो क ख, देयर इज ए फ्रिक्शन, हार्शनेस. फिर जब ग बोलते हो थोड़ा सा रिदम आ जाता है, उसमें एक रिदमिक मूवमेंट आ जाता है. इसलिए ग से गीत, ग से गाना, ग से गति, तो मूवमेंट आता है. तो ख ग मतलब जो स्पेस में मूव करता है वो खग है. एंड व्हाट मूव्स इन द स्पेस? एन एरोप्लेन. यू कैन कॉल एन एरोप्लेन एज अ खग. संस्कृत डजंट कन्फाइन यू. You can call a bird as a khaga. When you do the Surya Namaskar, you are saying Om Khagaya Namah. किसको बोलते हो खगल से? सूर्य को. ठीक है ना. आप चिड़िया को थोड़ी ना प्रणाम करते हो सूर्य नमस्कार के बाद. ठीक है ना. वो खगाया नमः मतलब सूरज का एक नाम हो गया खग, बिकॉज इट्स मूविंग ऑन द स्पेस. ठीक है, मूविंग इन द स्काई. तो ये लॉजिक होता है कि हर एक वर्ड के पीछे एक लॉजिक है, रूट साउंड है. ये अल्फाबेट ऐसा बनाया गया है कि संस्कृत के जो वर्णमाला है, जितने अक्षर है, उसी हिसाब से अगर आप उच्चारण करते हो, आपको कभी भी, आज मैं पूरा एक्सपेरिमेंट करके देखा उसको, इस पर मेरा रिसर्च है कि संस्कृत बोलने वाले जितने भी बच्चे बचपन से संस्कृत बोलते हैं, आज तक मुझे एक बच्चा ऐसा नहीं मिला जिसको तुतलापन, खोखलापन या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो स्पीच रिलेटेड. नहीं है, बिल्कुल नहीं. अगर है, किसी भी बच्चा को है जो संस्कृत नहीं बोलता है, अगर आ गया, आई रेक्टिफाई इट विद इन 3 months. 100 बच्चों को मैंने ठीक किया है. जो स्पीच थेरेपिस्ट लोग लाखों रुपया लेते हैं उसको ठीक कराने के लिए, ठीक करा नहीं पाएंगे. मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, कोई स्पीच थेरेपिस्ट आपके बच्चों को जिसके अंदर स्पीच प्रॉब्लम है करा नहीं पाएगा. लाखों रुपया लेगा, करा नहीं पाएगा, क्योंकि उनका जो मेथोडोलॉजी है ना वो अलग है. वो यूज करते हैं आईपीए मॉडल. आईपीए जानते हो? आईपीए मतलब इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट. इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट आपको कहां मिलता है? विकिपीडिया देखे हो? जब कोई इंडियन नाम लिखते हैं तो उसके, या अंग्रेजी नाम लिखते हैं, उसके बाजू में उसका प्रोनाउंसिएशन की दिया जाता है. डिक्शनरी में देखो कि प्रोनाउंसिएशन की है, वो आईपीए मॉडल है. आपको
के को ऐसे उच्चारण करना है, ए को ऐसे उच्चारण करना है, क्योंकि ए का 6 अलग अलग प्रकार का प्रोनाउंसिएशन है, यू का 2-3 अलग अलग प्रकार का प्रोनाउंसिएशन है। जब आप BUT बोलते हो, क्या बोलते हो? बट। PUT बोलते हो तो यूनिवर्सिटी बोलते हो तो यू। अब सेम कैरेक्टर but has 3 different pronunciation. How to make it known? So there are certain symbols which are created in IPA, ठीक है? And every speech pathologist, speech therapist has to study IPA and follows the IPA model. पर IPA मॉडल का हमारे भारतीय भाषाओं के साथ क्या लेना देना है? और इतना साइंटिफिक हमारे वर्णमाला है, इसको कोई स्पीच थेरेपिस्ट यूज नहीं करता है। I am helping the plastic surgeons, those who are doing surgery for the cleft palate patients. Very logically, I do the pre-surgical and post-surgical evaluation of the speech pattern of the patient. क्यों? ताकि सर्जरी के बाद, सर्जरी से पहले जो एकदम प्रिसाइज जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई हो जाए, सर्जरी के बाद पेशेंट सारे साउंड्स को बिना दिक्कत बोल सके। नहीं तो वो सर्जरी के बाद भी बोल नहीं पाएगा। वो प्री सर्जिकल इवैल्यूएशन अगर सही तरीके से नहीं हुआ है तो नहीं कर पाएगा। सो इट हैज ए यूज फॉर द प्लास्टिक सर्जन्स, फॉर द स्पीच थेरेपिस्ट्स, और कितने सिंगर्स एंड सिनेमा एक्टर्स आर लर्निंग फ्रॉम मी संस्कृत, यू नो व्हाई? क्योंकि उनका जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, वॉइस में जो क्लैरिटी होना चाहिए, वो क्लैरिटी उनको नहीं आ पाता है, इसलिए दे टेक वॉइस कल्चर ट्रेनिंग। तो वो वॉइस कल्चर ट्रेनिंग में भी वही वेस्टर्न मेथड फॉलो किया जाता है, IPA मॉडल, जो सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए वो संस्कृत जब सीखते हैं, उनको एक एक साउंड का जो बारीकियां है, जो परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, वो आता है, और उनका जो माउथ का जो आर्टिकुलेटरी ऑर्गन्स है वो स्ट्रेंथन होता है। तो उनका उच्चारण सही होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन ठीक होता है, और साथ ही साथ ये जो कोई भी करता है ना, वो अपने आप उसका फिजिकल सिस्टम जो है वो अपने आप हीलिंग होता रहता है। ठीक है? कैसे होता है? जब आप क बोलते हो, कम सांस लिया, फिर ख बोला, ज्यादा सांस लिया, फिर ग बोला, कम सांस, फिर घ बोला, फिर ज्यादा सांस लिया, तो ये जो सांसों का मिनिमल एंड मैक्सिमल ब्रेथ, मिनिमल एंड मैक्सिमल ब्रेथ, ये जो रिलीज होता है, दैट इटसेल्फ इज ए प्राणायाम. So the alphabet itself, the Sanskrit Varnamala itself has an inbuilt system of a pranayama. You don't have to do pranayam. You do it, you just recite from A to H, the pranayam takes place. Then what is the last sound of each group? Nga. जैसे बोलते हो ना, nga, nga बोलते हो, कैसे होता है? Nga, what kind of sound is this? Nasal sound? आप मानते हो ये नेजल साउंड है? रॉन्ग. संस्कृत में प्योर नेजल साउंड है नहीं, सिवाय एक, दैट इज अनुस्वार. व्हाट आर दीज साउंड्स? अच्छा, नेजल साउंड का डेफिनेशन क्या होगा? जिसे नाक से जाता, अच्छा मुंह बंद करके ना बोलो, नहीं होगा. ना बोलो, नहीं होगा. न्या बोलो, नहीं होगा. तो फिर नेजल कैसे हुआ? नहीं होगा ना. तो क्योंकि नेजल का डेफिनेशन है कि नाक से बोलो, तो वो नहीं होगा. इट्स ए ओरोनेजल साउंड, क्योंकि देयर इज ए साइमल्टेनियस ब्रेथ रिलीज बोथ थ्रू द माउथ एंड नोज. ये अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट प्राणायाम है. पूरे प्राणायाम शास्त्र में ऐसा कोई भी प्राणायाम नहीं है जिससे यू कैन मैनिपुलेट योर ब्रेथ साइमल्टेनियसली थ्रू द माउथ एंड नोज. इट कैन हैपन ओनली बाय रिसाइटिंग दिस 5 साउंड्स. और मैंने ऐसे जैसे बोला कि 100 बच्चों को ठीक किया है, ऐसे 100 लोगों का जिनका नजल कंजेशन है, माइग्रेन है, साइनोसाइट है, उनको ये 5 साउंड के उच्चारण से मैंने ठीक किया. आपको है, आप भी कर सकते हो. मेरा था, मैंने ओवरकम किया इसको उच्चारण करके. न्यमंगणनम, पाणिनि का एक सूत्र है, न्यमंगणनम न्यमंगणनम. इसको रिपीट करते रहो दिन में 100 बार. 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा. माइग्रेन कभी नहीं होगा, साइनोसाइट का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, नेजल कंजेशन नहीं रहेगा, ब्रेथलेसनेस नहीं रहेगा. ये उसकी फायदा है.
आप करके देखो, यमंगणनम, ठीक है। पेंडेमिक टाइम पे मैं बताता हूं और एक एक्सपेरिमेंट के बारे में। पेंडेमिक टाइम पे जितने लोग मेरे से जुड़े थे, मतलब हजारों लोग जुड़े थे, संस्कृत पढ़ रहे थे पेंडेमिक टाइम पे, और उनको कोई भी प्रिवेंटिव नहीं लेना पड़ा था और वो सब स्वस्थ थे। क्यों? उनको मैं एक अभ्यास कराता था, उरस्य का अभ्यास कराता था। वो उरस्य का अभ्यास जो भी करता है ना हर दिन, उसको कभी लंग्स में प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। लंग्स एकदम परफेक्ट रहता है। क्या है उरस्य? देखो ये साउंड है ह, एच साउंड है, ठीक है। ये एच साउंड को जब आप ऐड करते हो इसके साथ, क्या बोलते हैं, हना, हना, मा, ह्य, र, ल, व, ये 7 साउंड है। ये 7 साउंड को अगर डेली प्रैक्टिस करते हो तो कभी आपका लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इट डज द नेचुरल कपालभाति क्रिया। कपालभाति से, कपालभाति क्रिया है ना प्राणायाम, आपके योगा टीचर सिखा रहे होंगे, तो ये नेचुरल कपालभाति है। अब जैसे बोलते हो कि बोलो, सुनो मुझे पहले, ध्यान से सुनो, देखो कैसे होता है, और ट्राई टू प्रोनाउंस इट। इट्स डिफिकल्ट फॉर सम पीपल टू प्रोनाउंस, आई विल शो यू हाउ यू कैन करेक्ट इट। ना, पहले सांस छोड़ के फिर बाद में ना बोलना। ना, ना, मा, य, र, ल, व। 20-25 बार बोलो, पसीना निकल आएगा। हाँ, इतना श्रम होता है। हना, हना, हमा, ह्य, ह्र, ल, व। अगर नहीं होता है आपसे तो आपको मैं वर्ड्स देता हूं, बोलो प्रहलाद, बस ये सारे शब्द बोलने से भी हो जाता है। आह्वान, बाह्य, अपराह्न, चिह्न, ब्राह्मण। क्योंकि संस्कृत बोलने से ये अपने आप जो प्राणायाम है ना वो होता है, क्योंकि जिससे लैंग्वेज ऑफ प्राणायाम, वो अपने आप प्राणायाम होता है। तो ये 7 साउंड्स को इतना मैंने प्रैक्टिस कराया, जो लोग प्रैक्टिस किए थे मेरे साथ, रिकॉर्ड पे है, किसी को पेंडेमिक के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, दिक्कत नहीं हुई। और आप बोलते हो कि इसका क्या यूज है जीवन में? अब बोलोगे कि क्या यूज है जीवन में? नहीं है? है जीवन में यूज? है ना? तो पढ़ना चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए, ठीक है। तो आप कन्विंस करोगे अपने पेरेंट्स को, अगर मना करते हो तो जाके बताओगे यही सारी चीजें कि ये हमने सीखा है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स है इस लैंग्वेज का, जो आपको साइंस के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। और एक मैं बताता हूं, जैसे संस्कृत में बहुत सारी चीजें हैं जो श्लोक में लिखा हुआ है, पोइट्री में लिखा हुआ है। इट्स ओनली लैंग्वेज वी हैव गॉट so many literature. सर, अगर संस्कृत में इतने सीक्रेट्स हैं तो हमें वो स्कूल में क्यों नहीं बताया जाता? Exactly. तो यही हमारा पर्पस है, क्यों नहीं बताया गया। इसी प्रॉब्लम को तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, और पिछले 20 साल से हम लोगों का यही प्रयास है कि देवभाषा पाठ्यक्रम के माध्यम से यही सारी बातें हम स्कूल के बच्चों के पास पहुंचाए। इसीलिए देवभाषा यहाँ भी है आपका, ठीक है। पर वो एक्सेप्टेंस तो होना चाहिए ना। देवभाषा का सेकंड लास्ट चैप्टर जो है वो है दिव्यवाणी। मैंने सब स्कूल की प्रिंसिपल्स को सबको पता है कि उसकी वर्सेस सीखेंगे तो आपके आप अपने आप बहुत कुछ, आपको वेद, उपनिषद, गीता, सारे वर्सेस उसमें हैं। दैट्स कॉल्ड दिव्यवाणी। जो आप बोल रहे हैं कि क्यों नहीं बताया जा रहा है, वो आपके लास्ट चैप्टर में है। अगर आपकी टीचर्स नहीं भी पढ़ा रही हैं, आपकी पुस्तक है, आप लास्ट चैप्टर पढ़िए। देवभाषा फर्स्ट ईयर में, क्लास 1 में अलग कुछ है, 2 में अलग कुछ है, कि अद्भुत क्या है संस्कृत में, ये लास्ट चैप्टर।
और सेकंड लास्ट चैप्टर के वर्सेस जरूर सीखने चाहिए, हर स्कूल में सीखने चाहिए, तो फिर ये इग्नोरेंस नहीं होएगी कि वेद के वर्सेस हैं, चुन करके रखे हैं संपत जी ने, उपनिषद के वर्सेस हैं, भगवत गीता के वर्सेस हैं, है ना, उनकी मीनिंग बहुत सोच करके लिखी गई है. There is not a single branch of knowledge where our ancient seers and sages have not contributed. कोई भी ब्रांच बोल दो, साइंस का हो, टेक्नोलॉजी का हो, किसी भी शास्त्र का हो, इट्स नॉट जस्ट फिलोसॉफी. जो बोलते हैं ना कि संस्कृत एक तो वो प्रेयर्स की लैंग्वेज है, रिलीजियन की लैंग्वेज है. अब अगर सारे कंटेंट को ले लोगे, संस्कृत में जितना उपलब्ध है, ऑल द अवेलेबल स्क्रिप्चर्स और टेक्स्ट्स अगर ले लोगे, उसमें से 15% वो लिटरेचर है जिसको आप प्योर स्पिरिचुअल या रिलीजियस मान सकते हो. 15%. व्हाट एवर द 85%, all the 85% literature, they belong to different subjects. Social science, political science, science, technology. अभी मैंने एक पोस्ट किया है मेरे सोशल मीडिया में. You have a proper शास्त्र for hunting, hawking. A proper shastra is like how do you do hunting and how hunting is a therapeutic, how hunting has therapeutic value. पूरा का पूरा शास्त्र लिखा हुआ है. You have a चौर्य शास्त्र. Do you know like how to do theft? चोर, एक अच्छा चोर कैसे बनोगे, डिवाइन चोर, ठीक है ना. वो भी, हाँ, मतलब चोरों का भी अपना मंत्र है, रिचुअल्स है कि आप कैसे चोर बनेंगे, और आपको एस्थेटिक्स सिखाता है. मैं एक एग्जांपल देता हूं. एक चोर जाता है, जो मृच्छकटिक करके एक नाटक है, वो नाटक में दिया जाता है. आप देखो चोर कैसे होते थे उस समय का, चोरी कैसे करना है, पूरी कला में सिखा रहा हूं. अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं. तो पहले क्या होता था, मिट्टी के वॉल्स बनते थे, ठीक है. चोरी जो करने जाते थे वहां पे संधि करते थे, मतलब होल्स बनाते थे, राइट है. सो ऑन द प्रीवियस डे they will go and then sprinkle water where they will, you know, on the possible places no one will see them, they will just sprinkle water at night, तो वो भीग जाएगा. तो when you make the hole no sound will make and it becomes easy for you. तो एक चोर जाता है और वो संधि करता है, होल बनाता है. होल बनाने से पहले वो सोचता है कि I will make the hole in such a manner, aesthetically so beautiful. मैं यहाँ पे षोडश दल पद्म, मतलब 16 petaled lotus का डिजाइन बनाऊंगा. Tomorrow when the police people will come, they will forget that theft has happened. They will start appreciating the art of making the hole. That means that chora, because he has to be an adept in Chatushashti Kala. All the 64 arts he has to be adept. ये सिखाया जाता है. एक चोर के भीतर भी इतने गुण हैं, ठीक है. तो वो पूरा शास्त्र बना हुआ है, मतलब that nothing, no stone has been left unturned. I'm telling you. And हजार scriptures है, texts है, every branch of knowledge. But 95% literature is in poetry. यहाँ पे डिक्शनरीज पोइट्री में लिखा हुआ है. हाँ, पोइट्री. अग्नेर वैश्वानरो वह्नि, तो यू कैन सिंग द डिक्शनरी बिकॉज इट्स इन पोइट्री. फिजिक्स भी पोइट्री में है, मैथमेटिक्स पोइट्री में है, मेटीरिया मेडिका पोइट्री में है, पूरा का पूरा आयुर्वेद पोइट्री में है. 95% लिटरेचर इज इन पोइट्री, यू कैन से, बिकॉज पोइट्री इज एक्सट्रीमली नेचुरल टू दिस लैंग्वेज. ये बोलो तो लगता है कि कोई मंत्रोच्चारण कर रहा है. ऐसे जोक्स भी आता है, मीम्स बन के आता है कि कोई पूछता है कि कल आपके घर में कुछ पूजा पाठ हो रहा था, अच्छा लग रहा था सुन के. नहीं, बोले हम तो झगड़ा कर रहे थे पति पत्नी, पर हम संस्कृत में कर रहे थे. तो संस्कृत में झगड़ा भी करो, वो लगता है कि कोई पूजा पाठ चल रहा है. दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस लैंग्वेज, ठीक है. तो पोइट्री में है, और पोइट्री मतलब इनफाइनाइट वेराइटीज ऑफ मेट्रिकल पैटर्न्स. जैसे संगीत में राग होते हैं, ताल में अपने वेराइटीज होते हैं. हाउ मेनी रागस? देयर इज नो आंसर टू इट. हाउ मेनी तालस?
नो आंसर टू इट, यू कांट, बिकॉज इनफाइनाइट, कोई काउंट नहीं कर सकता है। तो हाउ मेनी डिफरेंट मेट्रिकल पैटर्न्स और छंदस, यू कांट से। पर ये जो छंदस होते थे, मेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं, ये भी बताता हूं, दूसरे दूसरे लैंग्वेज में भी है, पर संस्कृत में जो छंदस है वो आपको और एक साइंस है, जैसे वर्णमाला एक साइंस है, संस्कृत के छंदस भी और एक साइंस है। ये जो छंदस है, आज के कंप्यूटर साइंस का क्या इंपॉर्टेंस है आप जानते हो आज के जमाने में, है ना? कंप्यूटर साइंस बोलो, कंप्यूटर बोलो, तो लोग मेरे क्या कंप्यूटर की बात कर रहे हो, बेकार की बात है, कोई बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। संस्कृत के बारे में बोल सकता है पर कंप्यूटर के बारे में नहीं बोलेगा। पर संस्कृत, हाँ, तो देखो कंप्यूटर साइंस में जो कोडिंग करते हो, जो भी उसका मेटा लैंग्वेज है, तो वो मेटा लैंग्वेज में जो कंप्यूटर में जो एल्गोरिदम का प्रयोग होता है, जो बाइनरी सिस्टम है, क्या है? 0-1 बाइनरी सिस्टम। किसने दिया है ये 0-1 सिस्टम? ये हमारे छंद शास्त्र का देन है, क्योंकि किसी भी मेट्रिकल पैटर्न को आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 0-1 पैटर्न में। वो 0-1 पैटर्न का कोई एंड नहीं है, एंड इफ यू लूज ए पर्टिकुलर पैटर्न, यू कैन रिट्रीव द पैटर्न बिकॉज द सिस्टम इज लाइक दैट। जैसे कंप्यूटर में कोडिंग का पैटर्न अगर लॉस हुआ है तो यू कैन रिट्रीव इट, ठीक है? इसलिए जो लोग कोडिंग करते हैं उनको वो लोग ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं संस्कृत को, उसके डिजाइन को। और छंद शास्त्र की जो रचयिता है, जो पहला आचार्य थे पिंगलाचार्य, सो पिंगलाचार्य ने पूरा का पूरी इस दुनिया को आपको दिया है। क्या दिया है? बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, 0-1, ये एल्गोरिदम दिया है। अगर ये नहीं देता, भारत ने अगर 0 और 0-1 का कॉन्सेप्ट, ये एल्गोरिदम का जो फंडामेंटल्स है नहीं देता, तो आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी नहीं होता। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सोर्स है ये, ठीक है? तो इसीलिए हमें पढ़ना चाहिए संस्कृत की ये क्या है, क्या साइंस था, क्या है ये 0-1 पैटर्न। और जो छंद शास्त्र कहते हैं, आपने पास्कल ट्रायंगल के बारे में सुना होगा। वो पास्कल ट्रायंगल को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, वो हजारों साल पहले हमारे मेरु प्रस्तार करके एक कॉन्सेप्ट है, मेरु प्रस्तार, जो छंद के साथ, मेट्रिकल पैटर्न के साथ रिलेटेड है। तो वो मेरु प्रस्तार ही पास्कल ट्रायंगल है। मैथमेटिक्स के हर पहलुओं को आप छंद के माध्यम से समझ सकते हो। फिबोनाची पैटर्न के बारे में सोचा है? जो 8, 13 ये जो पैटर्न्स है, वो क्या है? वो छंद ही है, क्योंकि छंद के जो आप हिसाब किताब लगाओगे तो वो पूरा का पूरा फिबोनाची पैटर्न की जो सीरीज है ना, वो सीरीज आपको निकल के आएगा वो मेरु प्रस्तार से, ठीक है? पर इसके पीछे जो बड़ा साइंस है, ये हमको सिखाया नहीं जाता है, क्योंकि संस्कृत है नहीं तो हम सीखेंगे कैसे? भाषा को अगर हटा दिया तो सीखोगे कैसे? तो इसीलिए इस भाषा को जब अपनाओगे, उसके पीछे जो साइंस है, आप अपने मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी समझ पाओगे, ये है। तो मैं एक लास्ट एग्जांपल देता हूं। संस्कृत में ऐसे इनफाइनाइट वेराइटीज ऑफ छंदस है, ठीक है? और हर एक छंद का एक नाम है, और हर एक नाम जो है ना, नेचर के साथ उसका कुछ लेना देना है। तो एक छंद है जिसका नाम है शार्दूल विक्रीडितम, शार्दूल विक्रीडितम। इस शार्दूल विक्रीडितम का मतलब है बाघ का खेल। क्या है? बाघ का खेल, टाइगर्स प्ले। टाइगर्स प्ले हैज ए रिदम। वो पैटर्न को मुनि ऋषियों ने समझा और उसी पैटर्न में पोइट्री लिखा। इतना पावरफुल पोइट्री है। क्या है बाघ का खेल? हम तो ऐसे देखते हैं, हमारा पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी सही नहीं है। बाघ तो देखा होगा अनेक बार, पर कभी नहीं सोचा होगा कि बाघ के खेल में भी एक रिदम है, ठीक है? तो क्या है बाघ का खेल? जब बाघ हिरन को मारना चाहता है, कैसे बैठता है? लीनिंग बैक, एकदम क्वाइट, फोकस्ड ऑन द प्रे, कि कहां से जाता है। तो जब हिरन पास में आ जाता है, तो देन बाघ का जो पहला छलांग होता है, वो लंबा सा छलांग होता है नहीं होता है? आप जाके देख लो डिस्कवरी चैनल में, एनिमल प्लैनेट में, नेशनल जियोग्राफी में, जहां जहां बाघ का एपिसोड है, देख लो कि पहला छलांग जो है बाघ का, वो लंबा सा छलांग है, देन शॉर्ट लीप्स,
द फर्स्ट लीप इज ए लॉन्ग लीप, राइट? तो संस्कृत में जो शार्दूल विक्रीडितम छंद है वहां पे 19 सिलेबल्स है हर लाइन में। कितने लाइन होता है पोइट्री में? 4 लाइन। तो यहां पे 19 19 19 19 बहुत बड़ा श्लोक है ये। तो क्या होता है कि जैसे 19 सिलेबल्स है तो नियम के हिसाब से आप फर्स्ट 12 सिलेबल्स जो है यू हैव टू से इट इन वन ब्रेथ, यू कैन टेक पॉज इन बिटवीन, क्योंकि वो बाघ का लंबा सा छलांग है। 12 सिलेबल, 12 सिलेबल में पॉज लेके फिर देन यू टेक ऑन द 19 सिलेबल। 12/7 इज द पॉज पैटर्न, हार्मोनिक पॉज पैटर्न। तो उससे क्या होता है कि देखो 12 सिलेबल तक एक सांस लेते हो, फिर यू ब्रीद इन, देन यू ब्रीद आउट विद द साउंड, 7 सिलेबल्स। ये अपने आप में एक प्राणायाम होता है। और शार्दूल विक्रीडितम छंद में लिखे हुए श्लोक का उच्चारण करके बहुत लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्त हो गए हैं, क्योंकि वो प्राणायाम अपने आप होता है। ठीक है, तो ये 12/7 ऐसे करके ये होता है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल मैं देके एंड करूंगा, जिससे आपको जो वंडर है ना वो दिखेगा। जैसे आप बोलते हो ना कि या कुंदेंदु तुषार हार धवला, जानते हो श्लोक? ठीक है, बोलो मेरे साथ, या कुंदेंदु तुषार हार धवला। देखो यहां पे पॉज आता है, या कुंदेंदु तुषार हार धवला, ये 12 अक्षर है ऑल टुगेदर। या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या श्वेत पद्मासना, या वीणा वरदंड मंडित करा, या शुभ्रवस्त्रावृता, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। ठीक है, तो अब जब ऐसे श्लोकों का उच्चारण करोगे, देखो कि अपने सांस को ये रिफाइन करना, जो बात होती थी ना रिफाइन, आपके इमोशन को, आपके साइकोलॉजिकल स्टेट को ये रिफाइन करता रहता है। आपके रिदम, जब तक रिदम नहीं आता है ना, सारे प्रॉब्लम्स है, बिकॉज वी आर आउट ऑफ ट्यून। किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम है, इसको बोलो ही इज आउट ऑफ ट्यून, रिदम में नहीं है वो रिदम। इसलिए म्यूजिक हेल्प्स, ड्राइंग पेंटिंग इट हेल्प्स, सिंगिंग हेल्प्स, ठीक है ना, रनिंग हेल्प्स, नेचर हेल्प्स, क्योंकि रिदम लाना है। यू हैव टू फाइंड आउट द म्यूजिक विद इन योरसेल्फ एंड रिमेन इन ट्यून विथ दैट म्यूजिक, देन लाइफ इज लाइफ। ओके, तो एक और एग्जाम्पल मैं संस्कृत का दूंगा, फिर हम एंड करेंगे। आप लोगों ने सुना है ये एग्जाम्पल देखा है? ये सेंटेंस क्या है? एबल वॉज आई एर आई सॉ एल्बा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? किसने बोला है इसको? कहा जाता है, एक्चुअली इट्स इन, it may or may not be, but there was one person who has written the history of Napoleon or biography of Napoleon. So there he has mentioned about it, that Napoleon said this when he was imprisoned in the island of Elba. So Elba is the name of an island where Napoleon was imprisoned. So he said, able was I, air means before I saw Elba. ठीक है, that means now I am imprisoned, I have no ability to do anything. ठीक है, तो इसका और क्या महत्व है? इस सेंटेंस को आप राइट से पढ़ो, यू विल गेट द सेम सेंटेंस। पढ़ो राइट से, एबल वाज आई एर आई सॉ एल्बा। तो उसको राइट से लेफ्ट तक पढ़ो या लेफ्ट से राइट तक पढ़ो, इज द सेम सेंटेंस। है ना मजेदार? तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम। ब्यूटीफुल। तो और कुछ पैलिंड्रोम के सेंटेंस बताओ, वर्ड्स बताओ।
मलयालम, यस। आप भूल जाते हो, हर सुबह उठ के बोलते हो, डैड बोलते हो नहीं, डैड, है ना, डिड, मॉम, डैड मॉम, डैड मॉम को लेफ्ट से राइट से जो भी बोलो वो सेम ही है। हाँ, नमन, हाँ ठीक है। तो ये पैलिंड्रोम बोलते हैं। तो आजकल आपको एप्स मिलेगा, डिजिटल टूल से जो पैलिंड्रोम जनरेट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या मजा है, you just read it from left to right and right to left, from the sound point of view, from the sense point of view, it is the same. पर आप जानकर ये हैरान हो जाओगे, listen, this is the most important part, कि संस्कृत में पैलिंड्रोम कैसे लिखा जाता था। संस्कृत में पैलिंड्रोम कैसे लिखा जाता था। एक सूर्य कवि थे, क्या था नाम, सूर्य कवि। सूर्य कवि ने एक लाइन लिखा, तम भूसुता मुक्ति मुदारहासम वंदे यतो भव्य भवम दयाश्री। ठीक है, बोलो मेरे साथ, तम भूसुता मुक्तिम उदारहासम, तम भूसुता मुक्ति मुदारहासम वंदे यतो भव्य भवम दयाश्री। वंदे यतो भव्य भवम दयाश्री। ये लाइन जो है, इसको अगर राइट से लेफ्ट पढ़ते हो तो वो दूसरा लाइन बन जाता है, तो पूरा श्लोक कंप्लीट हो जाता है। दूसरा लाइन, जो फर्स्ट लाइन एंड होता है श्री में, तो श्री यादवम भव्य भतो यदेवम संहारदा मुक्ति मुता सुभूतम। ठीक है, ये है, वो है क्या यहाँ पे, अच्छा ये देखो यहाँ पे, यहां से शुरू करो, श्री यादवम, देख रहे हो ना, ये लाइन का उल्टा चल रहा है यहाँ पे। फिर एंड से बिगिनिंग तक पढ़ो, बिगिनिंग से एंड तक पढ़ो, वो सेम ही है। अब इसमें क्या है, फर्स्ट line becomes the second line when you read it from right to left. But another important thing is the same line when you are reading it from left to right, tam bhusuta mukti mudarahasam vande yato bhavya bhavam dayasri, from left to right, this verse, it is a description of Rama. Same line when you read from right to left, it is a description of Krishna. Same verse describing Rama and Krishna. Rama and Krishna. Like this, Surya Kavi has written 50 verses in this poem. It's called Rama Krishna Viloma Kavya. Rama Krishna Viloma Kavya. तो है ना इंटरेस्टिंग। और ये पॉसिबल नहीं है दूसरे लैंग्वेज में कि एक ही लाइन में आप दो अलग अलग टॉपिक, कितना प्रिसाइज बन सकते हो। क्या होता है, कैसे बनाता है, उसको व्याकरण देखना है, लैंग्वेज को देखना है, टॉपिक को देखना है, और ये चैलेंज को भी देखना है कि ये लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट सही रहेगा, और फिर दो अलग अलग अर्थ देगा, फिर रिदमिक दृष्टि से भी वो सही होगा। ठीक है, तम भूसुता मुक्ति मुदारहासम। फिर और एक लास्ट एग्जाम्पल हम ले लेंगे। आप लोगों ने सुना होगा, चेस खेलते हो तुम लोग? चेस में नाइट का मूवमेंट कैसे होता है, ढाई घर जाता है। चेस के फील्ड में टिल 18th century there was no solution to a question in the field of mathematics. Do you know that? प्रॉब्लम ये था कि नाइट को, घोड़े को किसी भी कॉर्नर पे रख के ऐसे चाल चलो कि यू कवर ऑल द स्क्वायर्स विदाउट लैंडिंग ट्वाइस ऑन एनी। वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी के पास नहीं था। 18th century में एक मैथमेटिशियन स्विट्जरलैंड के थे जिनका नाम था ऑयलर, EULER, ऑयलर। ठीक है, तो वो ऑयलर ने सॉल्यूशन दिया कि कैसे करना है। यू स्टार्ट फ्रॉम एनी कॉर्नर, मूव इन सच ए मैनर दैट यू कवर ऑल द स्क्वायर्स विदाउट लैंडिंग ट्वाइस ऑन एनी। तो इसलिए सब जानते हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है कि ऑयलर्स चेस्टनाइट सॉल्यूशन। जो वर्ल्ड नहीं जानता है कि 500 years बिफोर देयर वाज वन पोएट देशिकन, उन्होंने एक पोएम लिखा, तिरागसाम सदा राध्या विहता कतता मता
सत्पादुके सरासामा रंगराज पदन्नय। इसमें 32 अक्षर है ऊपर की लाइन में, और यूजिंग द सेम सिलेबल, सेम कैरेक्टर्स, ही हैज रिटन अनदर वर्स। दोनों में सेम अक्षर है, ऊपर में स्थि है तो नीचे भी स्थि होगा, ऊपर में ता है तो नीचे भी ता होगा, बट अरेंजमेंट इज डिफरेंट। नेक्स्ट वर्स बन जाता है स्थिता समय राजत्पा गतरामा दके गवि दुरम हसाम सन्नतादा साध्याताव करासरा। ठीक है, तो जस्ट गो टू द नेक्स्ट। अब ये देखो चेस बोर्ड का हाफ ऑफ द चेस बोर्ड 32 घर है, जिसमें मैंने पहले श्लोक को लिख दिया, स्थिरा गसाम सदाराध्या विहता कतता मता सत्पादुके सरासामा रंगराज पदन्नय। नीचे जो श्लोक लिखा हुआ है वो दूसरा श्लोक है, नीचे के श्लोक के हिसाब से आप ऊपर चलो। जैसे नीचे में लिखा हुआ है यहाँ पे, पहला अक्षर क्या है, पहला अक्षर क्या है, स्थि। यहाँ पे स्थि कहाँ है, यहाँ पे। नेक्स्ट अक्षर क्या है, ता। उस स्थि से ता देखो पूरा घोड़े का 2.5 अक्षर, 2.5 घर एल शेप में। फिर नेक्स्ट अक्षर क्या है, स। फिर देखो स पे लगा। अब देखो एक एक करके मूव अकॉर्डिंग टू द लेटर्स इन द सेकेंड वर्स, देन यू कवर ऑल द स्क्वायर्स। फिर और 32 घर ड्रॉ करो, सेकेंड श्लोक को लिख दो, एंड देन मूव अकॉर्डिंग टू द लेटर्स ऑफ द फर्स्ट वर्स, देन यू कवर ऑल द स्क्वायर्स विदाउट लैंडिंग ट्वाइस ऑन एनी। कैसे लिखा, हाउ डिड ही राइट? एंड देन इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ विष्णुस पादुका, भगवान विष्णु के चरण पादुका का वर्णन है इसमें। एंड लाइक दिस you don't say that okay maybe like he was a genius. Yes, he was a genius. The world has not produced another Deshikan. Impossible. क्या computational mind था उनका। और this is a style of composition in Sanskrit. वो style of composition का नाम है तुरग पदबंध, horse step composition। और horse step composition में हजारों श्लोक लिखे गए हैं, and it was so natural to do this. It was so natural to do this. हजारों श्लोक लिख गए हैं हर स्टेप कंपोजिशन। अब किसी भी लैंग्वेज में पॉसिबल है तो मुझे कोई करके दिखाए, नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ इट्स नॉट सिंगिंग द ग्लोरी बट सीइंग द साइंस बिहाइंड इट, हाउ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक दिस लैंग्वेज, हाउ लॉजिकल दिस लैंग्वेज इज। दिस इज व्हाट इज द वंडर दैट इज संस्कृत, है ना। थैंक यू।